तो ये आप लोग समझ गए, ये 4 कंडीशंस है, ठीक है, जिसके अंदर 4 कंडीशंस है जो मैंने आप लोगों को बताया, जिसके अंदर 4 ग्लास लिए गए, चारों भी कांच के ही ग्लास है, ठीक है, और सॉरी ये सिल्वर का है, सॉरी। तो ये देखो, इसके अंदर हम लोगों ने नॉर्मल वाटर लिए हैं, ठीक है, तो पानी कॉनकेव वाला वो बनाएगा, यहाँ पर वो वेट रहेगा पानी खाली करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर स्मॉलर देन या लेसर देन अधेसिव फोर्स। सेकंड वाले में क्या हो जा रहा है, मर्क्यूरी, ठीक है, क्या मैच भी आ जाएगा ना फिर, हाँ। तो क्या हो जा रहा है कि कॉनकेव के अंदर क्या हो जा रहा है मालूम है, यानी ये वाले ग्लास में आपने मर्क्यूरी लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स वाला ऐसा कबर के जैसा बनेगा। और अगर आप लोग मर्क्यूरी खाली कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि पूरा ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, कोहेसिव फोर्स इज़ ग्रेटर देन अधेसिव फोर्स। समझ में आया? अब इसके बाद जो है ये सिल्वर कलर के साइड का बटन दबा दो बस और रहने दो। सिल्वर वाला जो ग्लास है उसके अंदर अगर आप पानी लेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन, देयर विल बी नो कॉन्वेक्स नो कॉनकेव। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स इज इक्वल टू अधेसिव फोर्स। जितना कोहेसिव फोर्स उतना ही अधेसिव फोर्स रहेगा, तो कोई मायने नहीं रखता है कि वो क्या लाइन, मतलब सीधी लाइन बनेगी। अब तीसरा होता है प्योर ग्लास, यानी कि क्लीन ग्लास बोलते हैं उसको। एकदम प्योर ग्लास मतलब क्या, विदाउट एनी कंटामिनेशन। और प्योर वाटर, एकदम प्योर वाटर अगर डालेंगे तो याद रखो यहाँ पर डीप कॉनकेव वाला आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगर इसको खाली कर देंगे तो परफेक्टली, हाँ बहुत ज़्यादा वाह परफेक्टली वेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, कोहेसिव फोर्स इज मच लेसर देन अधेसिव फोर्स ऑफ प्योर वाटर। समझ में आ गया? ये मैंने बताया। अब ये बन कैसा रहा है उसके लिए ध्यान देना है, प्लीज़ ये रब कर देता हूँ। पहला वाला केस हम लोग देख रहे हैं कि कॉनकेव वाला कैसा आया। कॉनकेव वाले में क्या मटेरियल था, पहला वो देख लो, ग्लास था एंड वाटर था। केरोसिन बोलेंगे तो भी चलेगा, बोलो समझा? कॉनकेव कैसा हुआ अब वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब पूरा बीकर वीकर नहीं बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, सपोज आपकी बुक में ऐसा मोटा मोटा बीकर बनाया है ना, ये बीकर, देखो ये बीकर होता है ना ऐसा, हाँ ये तो ये बीकर का ये जो है ना, ये डंडा, उसको मैंने ऐसा मैग्नीफाई किया। अब ऐसा जूम करते ना ऐसा चेहरा देखने के लिए, तो वो समझ में आ गया। और ये जो ब्लू कलर का जो वाटर है ना, ये वाटर है। अब समझा? थोड़ा रुक जाओ, यहाँ बनाता हूँ, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अब टूटा हुआ नहीं है, मतलब ऐसा आधा बनाया मैंने, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसके अंदर जब कभी भी नॉर्मल ग्लास में नॉर्मल पानी डालेंगे तो हम लोगों ने देखे हैं अभी थोड़ी देर पहले कि कॉनकेव ऐसा कुछ बनेगा, बराबर है कि नहीं? हाँ, अभी देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। पहले मैं इसको मैथमेटिकली बाद में समझाता हूँ, पहले ऐसा समझाता हूँ कि सपोज करो आपने जब ये ग्लास में पानी लिए थे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है उसमें, हाँ, आपने जब ग्लास में पानी लिए थे, हाँ, तो क्या हो जा रहा है मालूम है, ये ग्लास का सरफेस है, ठीक है, और ये पानी का सरफेस है, सपोज ये पानी का सरफेस है, ठीक है। तो देखो ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी के क्या है, मॉलिक्यूल्स है, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। और ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लास के अंदर है। अरे समझ में आया? वो मॉलिक्यूल्स जिसने ग्लास को बनाए हैं। हमने क्या बोले, इस के कॉनकेव बनने के पीछे क्या मेन मकसद है, यानी क्या मेन रीज़न है कि यहाँ पर अधेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। अभी लिखा था ना मैंने उस टाइम पे सी पहला लिखा था, ऐसा करके ए लिखा था, मतलब यही हुआ ना कि अधेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या है कि कांच के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को आसानी से अपने तरफ खींच लेंगे। समझ में आया? तो क्या हो जा रहा है, ये लोग खींच रहे हैं, तो ये पहला मॉलिक्यूल, सॉरी ये दूसरा मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, तीसरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसा करते करते फिर यहाँ पर भी जमा होने लगेंगे, और ऐसा करते करते, कुछ समझ में आया? देखो ये ऐसा बन जाएगा, दही अंडी जैसा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हिस्सा आपको उठा हुआ दिखता है। कुछ समझ में आया? ये मैंने खाली ऐसा मॉलिक्यूल लेवल पे बताया, अब मैथमेटिकली उसको देखेंगे। कुछ समझा? अब सपोज करो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का अपना एक क्या रहता है, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस,
ये रहता है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या, वो रेंज जिस रेंज में अगर कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए वो उसको खींच लेगा या वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा या उसका अट्रैक्शन ले सकता है, बराबर है, यही है। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया हूँ, ठीक है, ये बाहर की तरफ भी फोर्स डाल रहा है, सब जगह पे, सब डायरेक्शन में, बोला सही है कि नहीं, बाहर की तरफ जो ये रेंज में आ रहा है उन सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उल्टा भी बोलेंगे, और साथ ही साथ ये भी बाहर वालों से अट्रैक्ट होते जा रहा है इन एनी डायरेक्शन। ये एयर हो गया, देखो यहाँ एयर है, ये ग्लास है और ये वाटर है, समझ में आया। तो एयर मॉलिक्यूल से भी इंटरैक्ट कर रहा है, ये वाला हिस्सा ग्लास मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर रहा है और ये वाला हिस्सा पानी से इंटरैक्ट कर रहा है, बोलो समझा। हाँ। अब मेन पते की बात, हाँ प्लीज़ ध्यान से सुनना, अदरवाइज सुन हो जाओगे ध्यान से सुनो, स्टार्ट। देखो अभी क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल जस्ट कांच के ऊपर चिपक कर है, मैंने वो वाला मॉलिक्यूल बनाया, आजू बाजू वाला नहीं, ठीक है। अब मैं सारे परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल मैं वो बना रहा हूँ, मतलब समझ में आया। तो देखो कौन कौन सा होगा, एक ये होगा अपर वाला, एक ये होगा राइट वाला, लेफ्ट वाला और नीचे वाला, बोलो सही है कि नहीं, सारे पर है सब डायरेक्शन में। ये क्या है, ये लोग इसको खींच रहे हैं अपने तरफ, इसलिए एरो इधर बनाया, ये लोग इसको अपने तरफ नीचे खींच रहा है, इसके लिए एरो बनाया, ये ऊपर खींच रहा है, इसके लिए एरो बनाया। अभी सबसे पहला देखो, हम लोग एयर के साथ इसका इंटरेक्शन या इसका जो फोर्स या पुल है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है, तो वो उतना प्रेशर या उतना फोर्स नहीं दे पाएगा, वो नहीं करेंगे। और मेन हमको क्या देखना है, ये कैसा बना, ये बनने के पीछे ये दो रीज़न है, इसीलिए हम लोग कोई दूसरा फोर्स नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने देखो ये एक फोर्स कंसिडर किया फिलहाल और एक ये फोर्स कंसिडर किया, समझ में आया। ये फोर्स कौन सा है, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल, दूसरा, तो यानी कि ये कोहेसिव फोर्स है। और ये वाला ग्लास का नीचे वाला, इसके नीचे जो ग्लास मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, तो ये वाला नीचे वाला ग्रेविटी नहीं है, ये नीचे वाला कौन सा है, अधेसिव फोर्स विच इज बीन अप्लाइड बाय द ग्लास मॉलिक्यूल विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट, जस्ट नीचे वाला मॉलिक्यूल, समझ में आया। ये दो को हम लोगों ने कंसिडर किए। तो अगर देखेंगे गौर से तो हमारा 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है मैथ्स, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। अब ये रूल है किसका, वेक्टर का। ये रूल है कि अगर दो वेक्टर के एंड्स अगर मिलते हैं, मिलते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली सेंटर से गुजरता है। ये रूल है। तो क्या हो जा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं उसको। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा निकलेगा, अगर ऐसा निकला है और ये 90 था, तो ये एंगल कितना हो गया, 45। बस ये चीज़ आपकी बुक में लिखा है कि वो 45 एंगल है, अरे बुक नहीं है मेरे पास। सेकंड पैराग्राफ देखो, या फर्स्ट पैराग्राफ 45 डिग्री कुछ बोला है, दिखा, 45 डिग्री। बहुत से लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 45 डिग्री कैसा बना। तो याद रखो, देखो आप सोच रहे हो कि सर सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर क्यों लिए, तो ये 45 वाले को समझाने के लिए मैंने ये कंडीशन को सामने लाया कि क्या हो रहा है कि इस एक वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा इसका नाम ए दिया हुआ है आपकी बुक में, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या दिया हुआ है, ए मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ए मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स इधर बाजू लग रहा है जो कि ए और सी से दिया हुआ है, या फिर नहीं दिया हुआ शायद, ठीक है। तो ये है ये, ठीक है। और ग्लास का जो है अधेसिव फोर्स है, दोनों मिलकर क्या बना रहे, 90 डिग्री। यहाँ पर वेक्टर का हम लोगों ने एक रूल अप्लाई किए कि दो वेक्टर का अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर अप्रॉक्सीमेटली या एग्जैक्टली सेंटर से गुजरेगा। तो 90 का सेंटर मतलब 90 का हाफ कितना होएगा, 45, तो इसलिए वो 45 डिग्री बोला गया, ठीक है। और इसको नाम दिया गया है सी, क्यों सी, कोहेसिव फोर्स, क्यों सी, क्योंकि ये है डीप कोहेसिव फोर्स, समझ में आ रहा है। यहाँ देखो बाबा बुक में नहीं, ये है क्या, सी, इतना समझा। हाँ, अभी मैं ये दो लाइन को कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक फोर्स को कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाले को और इस वाले को,
ये दो को कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अधेसिव फोर्स है और ये कोहेसिव फोर्स है। इसका नाम क्या है? पी है, ठीक है। ये अधेसिव फोर्स है और ये, ठीक है, कोहेसिव फोर्स है। अभी ज़रा ध्यान दो, अब क्या हो जाता है, हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्केव बनाने के लिए कौन सी कंडीशन है, यानी किस वजह से ये कॉन्केव बना? जब अधेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा? टूवर्ड्स ग्लास। अगर नहीं समझा होगा तो मैं समझाता हूँ। ये है एक रास्ता, इसके ऊपर है एक बॉक्स, ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी मास का होगा या वजन का होगा, ठीक है। यहाँ पर दो आदमी खड़े, एक आदमी ने यहाँ से सपोज करो 10 न्यूटन का इसके ऊपर क्या लगाया? फोर्स लगाया, उस बाजू धक्कल रहा है। लेकिन दूसरा आदमी इस बाजू से, उसने भी धक्का लगाया, एट द सेम टाइम दोनों ने साथ में धक्का लगा रहे, और इसने समझ लो 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। किसका ज़्यादा है? 10 वाले का। तो बॉक्स किधर सरकेगा? राइट साइड। लेकिन 2 न्यूटन से सरकेगा। क्यों? क्योंकि 8 माइनस हो जाएंगे, 8 माइनस हो जाएंगे, तो जितना फोर्स से लगाया उससे थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन डायरेक्शन मेन है। डायरेक्शन किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अधेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा? अधेसिव फोर्स की। प्लीज ये याद रखो, ठीक है। और इसको नाम दिया है आर। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसीलिए उसको आर नाम दिया है। इतना समझा? अब एक चीज़ याद रखो, दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल लाइन, और उसके बाद आपको शायद समझ में आ जाए कि ये ऐसा क्यों हुआ है। ध्यान से सुनिए कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट रिजल्टेंट फोर्स। ये लाइन डालना बहुत ज़रूरी है। सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट रिजल्टेंट फोर्स। पहले यहाँ देखो, परपेंडिकुलर मतलब क्या? ऐसा 90 डिग्री, बराबर है। अब ये लाइन को 90 डिग्री कैसा बनेगा? ऐसा। कैसा बनेगा? ऐसा। तो देखो पानी भी कैसा बना? ऐसा। तो पानी क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ चढ़ेगा। बोलो समझा? ताकि ये जो टेंशन, सरफेस टेंशन को मेंटेन रखने के लिए ये ऊपर चढ़ेगा, इसीलिए पानी स्लाइटली अप चढ़ता है। बोलो समझा? बस ये इसका एक्सप्लेनेशन था। किसी को वापस चाहिए एक्सप्लेनेशन तो बोल सकता है। आर माधवन? अच्छा, ये वाला देखो, इसमें क्या हो जाता है कि ये फोर्स हम लोगों ने, कोहेसिव फोर्स को हम लोगों ने मतलब पैदा किया, ठीक है। और ये पी फोर्स है, यानी कि पी फोर्स मतलब अधेसिव फोर्स है जो ग्लास की तरफ है। ये दो फोर्स, क्योंकि ये जो कॉन्केव हुआ है दो फोर्स की वजह से हुआ है, कॉन्केव और सॉरी अधेसिव एंड कोहेसिव की वजह से। ये दो को अगर मैं कंसिडर करूँ, ठीक है, तो इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? ये वाला। तो इस वजह से डायरेक्शन भी कौन से डायरेक्शन में रहेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इसीलिए ये रिजल्टेंट वेक्टर ये दोनों के बीच में से इधर आएगा। अब मैं इसमें एकदम एग्जैक्ट सेंटर वेंटर नहीं देख रहा हूँ, खाली मैं ये देख रहा हूँ कि डायरेक्शन किधर जा रहा है। तो ग्लास की तरफ आएगा, जैसा ग्लास की तरफ आया तो एक लाइन आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये बोल सकते हो कि भाई ये परपेंडिकुलर है। क्या बोलने का हम लोगों को? द सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड, द सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड, और फ्लूइड लिख दो। द सरफेस टेंशन ऑफ एनी फ्लूइड इज ऑलवेज perpendicular to the resultant force, is always perpendicular to the resultant force। बोलो समझा? तो इस वजह से हम लोगों को एक टेंजेंट ऐसा बनाना पड़ेगा। टेंजेंट मतलब क्या? टू टच। तो सरफेस को टच होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ऐसी जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन कैसी जा रही है? ऊपर से नीचे। तो पानी भी ऐसा ही डायरेक्शन में बनेगा, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, नीचे से ऊपर। तो पानी नीचे से ऊपर चढ़ेगा, इसीलिए पानी जो है हल्का सा ऊपर दिखाई देता है इन कॉन्केव। बोलो समझा? अगर समझा होगा तो कॉन्वेक्स की तरफ चलते हैं। किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हैं। सर आपने पहले रिजल्टेंट वेक्टर पानी में बनाया, फिर सॉलिड में बना दिया। हाँ, मैं बताता हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। देखो क्या हो जा रहा था, ज़रा ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो मैंने मॉलिक्यूल को कंसिडर किया, वाटर मॉलिक्यूल को, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स बहुत मिनिमम था। क्यों? इसके बाद डायरेक्ट एयर था। तो हम लोगों को कोहेसिव फोर्स को मैक्सिमम बताना है, उस वजह से हम लोगों को इसको इधर बनाना है।
आपकी बुक में ये सारी चीज़ें बोला है, और बोला है कि जब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगे, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स जब बनाएंगे तो वो बराबर 40 डिग्री पे ही जाना चाहिए। तो 45 डिग्री पे ही जाना चाहिए। तो 45 डिग्री पे कैसा गया उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो वो मैंने तुम लोग को बताया कि ये 90 डिग्री बनता है। देखो ध्यान से सुनो, ये सबके लिए एक स्टेप देता हूँ, प्लीज़ ये लिख लो अगर आपको चाहिए तो। सबसे पहला डायग्राम तो बनाना ही है। सबसे पहला आपको क्या करना है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर ऑल परपेंडिकुलर फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग ऑन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन से वाला वाटर मॉलिक्यूल? टॉप मोस्ट वाला, ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट वाला। समझ में? थोड़ा नीचे रहा तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर चढ़ते हुए पानी में, इतना समझा? कौन सा? जो ग्लास के भी कांटेक्ट में हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? हम लोग कोहेसिव फोर्स, ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड, या हम ये बोलेंगे कि ये डायरेक्शन में, तुम समझ गए ना, ये डायरेक्शन का जो है कोहेसिव फोर्स को कंसीडर करेंगे। और ये जो नीचे वाला कोहेसिव फोर्स, समझ में आया? राइट साइड वाला कोहेसिव फोर्स कंसीडर करेंगे। एंड ये मैं खाली ऐसी पॉइंट टू भी रिमेंबर के लिए बोल रहा हूँ। एंड डाउन वाला अधेसिव फोर्स आप कंसीडर करेंगे। समझ में आया? अधेसिव फोर्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे? तीसरा, आप रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स को बना देंगे। वो कितना रहना चाहिए? 45 डिग्री रहना चाहिए, जो आपके बुक में बोला गया है। फिर चौथा पॉइंट क्या है? फिर उसके बाद आप कंसीडर करोगे AC एंड AP को कंसीडर करेंगे। ये A था, मॉलिक्यूल का सेंटर A था, AC एंड AP वेक्टर को कंसीडर करेंगे। और उसमें देखेंगे हु इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, तो कौन स्ट्रॉन्ग है? PA स्ट्रॉन्ग है। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे? समझ में आ गया ना? तो डायरेक्शन पहले तो क्या है? स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग इज AP। ये खाली पॉइंट टू बी रिमेंबर है, ये लिखना नहीं है आपको, ये आपको याद रखने के लिए, ठीक है। इस पर डायरेक्शन कहाँ पर आएगा? तो याद रखो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर, कोहेसिव अधेसिव वेक्टर, समझ लो, अधेसिव वेक्टर विल बी इन ग्लास, यानी वो ग्लास के अंदर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? वो जो एक लाइन मैंने बोला था कि सरफेस टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्या, ये रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा? एक टेंजेंट आपको बनाना पड़ेगा, और ये टेंजेंट नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए पानी भी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और समझ में आया? कॉनकेव। लेकिन बोलने का मतलब क्या है? एक स्लोप बन रहा है। अब उस स्लोप को आप ऐसा लो या ऐसा लो। मैंने नीचे से ऊपर क्यों बोला? क्योंकि पानी नीचे है और वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसीलिए। आपकी मर्जी। समझ में आया? तुम लोग को समझा? हटा दूँ? सेकेंड स्टेप है रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स। अरे सॉरी, ये क्या है? राइट साइड वाला आपको कोहेसिव फोर्स कंसीडर करना है, और डाउन साइड वाला आपको क्या है? अधेसिव फोर्स कंसीडर करना है, और विच विल बी क्या बोले ना, 90 डिग्री टू ईच अदर, 90 डिग्री टू ईच अदर। अब समझ में आया? तो फिर वहाँ से आप क्या करेंगे? वेक्टर का फॉर्मूला मारेंगे। वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? कि दो वेक्टर्स जिनकी शुरुआत या टेल या एंड जो मिल रहे हैं, अगर वो ऐसे है, हाँ, सेम पॉइंट से अगर निकल रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली सेंटर से निकलेगा। तो 90 का सेंटर मतलब हाफ कितना होएगा? 45, इसलिए वो डिग्री 45 है, बुक में लिखा है। तुम लोग को समझ रहा है ना? ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसा है वो बताओ। कौन सा? ये वाला? देखो एकदम सिंपल है। ये वेक्टर और ये वेक्टर को हम लोगों ने कंसिडर किए। पहले ये वेक्टर क्रिएट किए, उसके बाद इसको इससे कंपेयर किए तो पता चला इसका फोर्स ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जिसका फोर्स ज़्यादा उस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोग इधर नहीं बनाएंगे, ग्लास में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ग्लास का फोर्स ज़्यादा नहीं है, सॉरी पानी का फोर्स ज़्यादा नहीं है, ग्लास का फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो इधर आया। इसलिए पहले ये पॉइंट लिख लो, वैसे पॉइंट पूरे लिखा नहीं मैंने। समझ गया ना तुम लोग को? ईजी। अभी हम लोग दूसरा केस देख रहे हैं, जहाँ पर कॉन्वेक्स, ठीक है,
कॉन्वेक्स वाला एंगल बनेगा। मतलब क्या, मतलब कि ये ग्लास लिए, कटोरी ले लिया था मैंने, ठीक है, ये ग्लास लिए और इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाले, मर्क्यूरी डाले, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये है क्या, कॉन्वेक्स, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी। अरे बोलो रे। और ये कौन सा मटेरियल है, यानी कांच का ग्लास, नहीं तो स्टील का ग्लास नहीं, कांच का ग्लास, ठीक है, तो ये ले लिया हम लोगों ने। इसके अंदर कंडीशन क्या है, ऐसा फॉर्म होने के लिए कंडीशन, मेन कंडीशन या फोर्स के बीच में क्या है, तो याद रखो कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन अधेसिव फोर्स। मतलब मॉलिक्यूल्स यानी फोर्स या इंटर molecular force of attraction between mercury molecules are much more greater than the molecular force between glass and mercury molecule। समझ में आया, तो ये ज़्यादा है इस वजह से, ठीक है। और ये वेट रहेगा या ड्राई रहेगा, खाली करने का ड्राई रहेगा। समझ में आ गया, अब इसको समझेंगे, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वापस से once again you have to do सरफेस ऑफ अ ग्लास, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो पानी है, मेरा मतलब लिक्विड है, वो इस तरीके का शेप बनाया है, स्पीड ब्रेकर, समझ में आया। अब देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ का हम लोग मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। ये है क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका जो नाम देंगे हम लोग क्या देंगे, ए दे देंगे, ठीक है। अभी सेम चीज़ हम लोग कंसीडर करेंगे, क्या है वो, हाँ, परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। फिर वैसा ही सेम करेंगे, क्या कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे और यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो, सी ना, कोहेसिव फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जब अधेसिव फोर्स के साथ, ये अधेसिव फोर्स है ना, इसके साथ कंपेयर करेंगे, एकदम सिंपल है। अब वो हो गया कि ये रास्ता है, ये बॉक्स है, यहाँ से मैंने 10 न्यूटन लगाया था पिछली बार, अब यहाँ से किसी ने 12 न्यूटन लगा दिया, तो अब डायरेक्शन किस, इधर रहेगा, अभी उल्टा हो जाएगा। पिछली बार ऐसा गया था, अब ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, अधेसिव फोर्स कम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का किधर जाएगा, इनसाइड द लिक्विड। क्यों, क्योंकि लिक्विड जीत रहा है, तो लिक्विड के डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, और जब लिक्विड के डायरेक्शन में फोर्स रहेगा तो सेम लाइन अप्लाई करेंगे या सेम डायलॉग अप्लाई करेंगे। वो क्या है, बोलो, सरफेस टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स। तो ये ऐसा जाएगा, देखो मतलब ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई लेकिन 90 डिग्री बनेगा, तो देखो ये नीचे से ऊपर गया तो वैसा ही ये ऐसा बनेगा, समझा, हो गया। मैं बोला ना, पहला समझे तो दूसरा आराम से समझेगा। सेम स्टेप्स है, पहले वाले में ज़्यादा टाइम लगा, ये तो 2 मिनट में भी नहीं हुआ, 1 मिनट में हो गया। समझ गया तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या था रे, सिल्वर में वाटर, सिल्वर में वाटर, वाओ, सिल्वर ग्लास, अच्छा ऐसा हो रहा, अरे हाँ सॉरी, मैं भी एक बार समझा, ठीक है। अभी देखो स्ट्रेट वाला था, अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कोहेसिव फोर्स इज इक्वल टू अधेसिव फोर्स। हाँ बस अभी ऐसा लिखे, कोहेसिव फोर्स इज इक्वल टू अधेसिव फोर्स, क्योंकि कॉनकेव वगैरह नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, अब इसके अंदर देखो ये सिल्वर का ग्लास है, ये क्या है, सिल्वर ग्लास है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिए पानी, तो ये स्ट्रेट रहेगा, इट विल नॉट फॉर्म एनी एंगल टू इट, बोलो समझा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये है ग्लास का एक सरफेस, ठीक है, और यहाँ पर है पानी का लेयर जो स्ट्रेट जा रहा है। अगेन द सेम थिंग, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, समझ में आया, किसको कंसिडर करेंगे, इसको करेंगे। और ये रहेगा P वाला फोर्स, ठीक है, ये तो A है, ठीक है। अब देखो क्या हो जा रहा है, कंडीशन समझो, ध्यान से देखो क्या हो जा रहा है, कोहेसिव फोर्स इज इक्वल टू अधेसिव फोर्स,
कोहेसिव फोर्स अधेसिव फोर्स के तरफ है, यानी इक्वल है। मतलब अब ये बॉक्स को इधर से भी 10 पड़ रहा है, इधर से भी 10 पड़ रहा है, ना इधर जाएगा ना इधर। टग ऑफ वॉर में अगर दोनों टीम इक्वल स्ट्रेंथ की है तो रस्सी ऐसी रुक के रह जाती है, उस पर मत ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, ऐसी रस्सी रुक के रह जाती है। मतलब ये बॉक्स भी मूव नहीं करेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ना तेरा ना मेरा, वो इस जगह पर जाएगा। ना तेरा ना मेरा, वो ना ग्लास पे गया प्रॉपरली, ना वाटर पे गया, इन लोग के सरफेस पे रहेगा। फिर वो लाइन ऐड कर दो कि सरफेस टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। बोला समझा? तो इसके लिए वो स्ट्रेट रह जाएगा। तो यही क्या हो जाए, समझ में आ गया तुम लोगों को? तो रिजल्टेंट वाला देखो, ये आ रहे मेरे ख्याल से, नीचे वाला आ रहे, नीचे वाला आ रहे। समझ में आ गया क्या? नहीं समझा? समझा सर। इजी है ना? पहला वाला अगर समझे होंगे तो ये वाला आसानी से समझ जाएंगे। ये। अभी ये वाला समझाऊंगा। लेकिन इसमें कोहेसिव फोर्स 45 डिग्री। अरे बेसिक चीज़ वही है, बेसिक चीज़ वही है, हाँ, बेसिक चीज़। अब इसमें भी अभी जो भी बताऊंगा ना, उसमें भी 45 रहेगा। बेसिक चीज़ वही बताएगा, शुरुआत वैसे ही करेगा, यानी वो पैराग्राफ वैसे उठा के लिख देने का। बाकी सबका निचला हिस्सा जो रहेगा वो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। सर आप ये जो बताते हो 10 न्यूटन किसके लिए बताते हो? वेरी गुड, आई लाइक इनोसेंट क्वेश्चंस बट नॉट रबिश। देखो अभी क्या हो जाता है, नहीं देखो, मैं इसके ज़रिए से, ये एक बॉक्स है, पानी वानी नहीं है, ये बॉक्स है। एक आदमी इधर से धक्का मारा, एक आदमी इधर से धक्का, ये बताने के लिए या ये समझाने के लिए कि जिस डायरेक्शन का फोर्स ज़्यादा, बॉक्स उस डायरेक्शन में जाएगा। वैसा ही अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा तो डायरेक्शन पानी के अंदर आएगा, रिजल्टेंट। अच्छा, रिजल्टेंट के लिए बताते रिजल्टेंट के लिए अपना जो आर है, आर। अगर कोहेसिव फोर्स कम है और अधेसिव फोर्स ज़्यादा तो ग्लास की तरफ आएगा, क्योंकि ग्लास का फोर्स ज़्यादा है टूवर्ड्स द, समझ में आया? तो वैसा है। अब यहाँ पर ना तेरा ना मेरा करंट, मेरा मतलब ये समझ में आ गया, तो ऐसा हो गया। स्ट्रेट लाइन वाले में तो अभी तुमने तो बोले कि रिजल्टेंट वाला अरे 45 सब में बनेगा, 45 सब में देखो, 2 बार रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है? एक बार नॉर्मली कोहेसिव फोर्स में बनाना ही पड़ेगा आपको, और दूसरा फोर्स किसका ज़्यादा है उसका मेन रिजल्टेंट फोर्स, और जो वो रिजल्टेंट फोर्स मिल गया आपको एक लाइन चिपका देना है और लाइन बना देना है। क्या है वो? surface tension is all of any liquid is always perpendicular to the resultant force acting on it, बस। और फिर वो रिजल्टेंट बना दो। अब यहाँ पर एकदम स्ट्रेट जा रहा है तो इसके ऊपर 90 डिग्री यही बनेगा, इसलिए लाइन स्ट्रेट है। अरे समझा कि नहीं समझा? समझा सर। हाँ, ये इसको ही टेंजेंट बोला गया है। ये जो लाइन बन रही है ना, द लाइन विच इज बिन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स, दैट लाइन इज नोन एज अ टेंजेंट to the surface of liquid। बोला समझा? and the last one, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्योर वाटर, प्योर। हाँ, अभी प्योर ग्लास एंड प्योर वाटर, प्योर वाटर एंड प्योर ग्लास होने जा रहा है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स, चलो मैं अधेसिव पहले लिखता हूँ। अधेसिव फोर्स इज मच 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 मगरमच्छ ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। adhesive force मतलब क्या? मतलब कि glass molecule can attract the pure water molecule much more easily as compared to the cohesive force between them। समझ में आया? तो ये हो जाता है। इसके अंदर क्या बनेगा? डीप कॉनकेव, डीप कॉनकेव वाला बनेगा, ठीक है? तो यानी कैसा बनेगा? ठीक है, ये ऐसा बनेगा। बोलो समझा? हाँ सर। यानी कि अब मैं इसको डायग्रामेटिकली अगर समझाऊं, ये इसका सरफेस है, ये लाल वाला जो है ग्लास का सरफेस है, आउटर सरफेस, ठीक है? ये इसके मॉलिक्यूल्स, तुम लोग को समझ रहा है ना? जो भी है, ठीक है? और ये इसके मॉलिक्यूल्स, अब समझ में आया? हाँ सर। ये ऐसा बनेगा। यानी कि देखो पहले इसमें हम लोगों ने क्या देखे थे? ये एरिया देखे थे, खाली इतना एरिया देखे थे एकदम पहले में, जहाँ पर पानी का गुच्छा ऊपर जा रहा था। अब पानी के गुच्छे के अलावा
स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स तक ऊपर तक जा रहे हैं, समझ में आया? तो तब जाकर वो डीप कॉन्केव बन रहा है। हाँ, अब जो भी अपना रूल है पहला वाला कंसीडर करेंगे, पहला वाला कंसीडर करेंगे, यानी कि ए वाला कंसीडर करेंगे। बोलो सही कि नहीं? हाँ सर। नहीं, यहाँ बनाओ। हाँ ठीक है, तो पहला वाला कंसीडर करेंगे तो वो ये वाला रहेगा और ये लाइन ऐसी गई है। ठीक है, ये लाइन ऐसी गई है। अब देखो इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ का फोर्स हम लोग ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? वहाँ पे ही नहीं है कोई भी। ये कोई सी फोर्स है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर 45 नहीं बना है, देख लो, नहीं बना है ना? नहीं बना है। मालूम क्यों नहीं बना है? क्योंकि यहाँ पर एयर है, तो वो ये वाला ले ही नहीं सकता। अगर नहीं लिया तो 45 निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखो इतना ऊपर गया कि नीचे से गिर जाएगा, तो ये बना ही नहीं सकता। अरे समझ गए तुम लोग? हाँ सीधा नीचे गिरेगा बेचारा। अरे समझा? अभी देखो तो ये क्या हो गया, ये पी हो गया, हाँ सर। ए पी के बीच में जो एंगल बन रहा था ना, 45 ये एंगल बन रहा था ना, हाँ 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 सर। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये नहीं रहेगा इसके अंदर। क्यों नहीं रहेगा? वो बच्चा गिर सकता है। तो इसको दे दिया अपने 0। ठीक, हो क्या रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, देखो रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों को कैसा मिल रहा था जब हम लोग कोहेसिव फोर्स को कंसीडर करके इधर खींच रहे थे। अब यहाँ पर कोहेसिव फोर्स है क्या? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इस एरिया में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो पूरा रिजल्टेंट फोर्स हम इसके ऊपर ही छोड़ देंगे, क्योंकि एक ही रिजल्टेंट फोर्स मतलब वही अधेसिव रिजल्टेंट फोर्स हम लोग इसके ऊपर ही छोड़ देंगे। अगर इसके ऊपर छोड़ दिए तो कैसा बनेगा टेंजेंट? ऐसा बनेगा। हाँ वही स्ट्रेट बनेगा। चलो स्ट्रेट बनेगा, यहाँ तक का स्ट्रेट बनेगा। तुम लोग को समझ में आ गया? तो इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है। क्या है, मैं रिलेटेड टू ये वाला बात कर रहा हूँ जो अभी रिसेंट वाला अपन ने देखे थे। क्या रिसेंट वाला नहीं, उसके पहले वाला देखे थे, स्ट्रेट वाला। स्ट्रेट वाले से ज़्यादा अच्छे से समझेगा। इसके लिए देखो यहाँ पर ये ऐसी लाइन थी, ठीक है, इसका नाम था P, इसका नाम था A और इसका नाम था C, है ना? पन्ना पे C हो गया। और इसका नाम था R। बोलो सही कि नहीं? हाँ सर। हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप बना है? हाँ, पैरेललोग्राम। समझ आया? तो पैरेललोग्राम ये बना है, बराबर है कि नहीं? तो इसके अंदर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, AR रहमान, यानी ARC। समझ आया? ये ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ARC। अगर ये ARC है तो ये मैं इसको थीटा कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं थीटा कंसीडर करता हूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बोले सही कि नहीं? अब अपोजिट क्या है? RC। अरे RC है ना इसका, और हाइपोटेन्यूस क्या है? IC। ठीक है, अभी साइन थीटा क्या है? 45 डिग्री। साइन RC। अब देखो मैं इसको यहाँ फेंक रहा हूँ, AC को यहाँ फेंक रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? AC इंटू साइन 45 डिग्री। अब 45 डिग्री क्या है? 1/√2। तो AC इंटू 1/√2, या मैं ये बोलूँगा AC अपॉन इज इक्वल टू RCD। बोले समझा? AC इज नथिंग बट FC। क्यों FC? कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स की लाइन है ये। बोलो तो क्या हो गया? AC इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स। अरे बोलो सेंटीमीटर फोर्स नहीं है, कोहेसिव फोर्स। समझ में आ गया? और यहाँ पर देखो ये PA क्या है? PA अधेसिव फोर्स। पैरेललोग्राम में ये भी इक्वल रहेगा, अधेसिव फोर्स। हालांकि अधेसिव फोर्स नहीं है, लेकिन देखो समझ रहे तुम लोग, मैथ्स इतना डरावना है। समझ में आया? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ RC की जगह पे PA ले सकते हैं, हाँ AP लिख सकते हैं, तो इक्वेशन की जगह बच नहीं रही है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
हम लोग को डालना है AC इज इक्वल टू FC एंड PA is equal to FA which is equal to RC. कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या हो गया, वैल्यू डाल दो, कोहेसिव फोर्स अपॉन √2 इज इक्वल टू RC बोले तो अधेसिव फोर्स। ठीक है, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि अगर अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स अगर इक्वल रहे तो उसको मैथमेटिकली ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब मैं सबके साथ वैसा ही करो। अभी देखो कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में क्या होता है, कौन बड़ा रहता है, अधेसिव इज ग्रेटर देन कोहेसिव। बस ये वैल्यू डाल दो, FC अपॉन √2 इज स्मॉलर देन FA। समझा? हाँ। और कॉन्वेक्स के लिए क्या डालेंगे, कॉन्वेक्स के लिए बोलो जल्दी से, FC। कॉन्वेक्स का ये समझा? हाँ। तो देखो अगर ये बोला कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ कि कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स का मतलब ये क्या बोलेगा ना रिलेशन, तो ये बताने का है। और अगर बताया कि पानी कैसा दिमाग में चढ़ रहा है तो आपको वो बताने का है जो अपन ने पहले किए। तुम लोग को समझ में आया?